क्या स्टार्ट करना है। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1, अगर आपको याद हो तो। जी सर। और चैप्टर 1 में जो है वो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है किडनी के प्रॉब्लम्स। ये जो चैप्टर है ये होमोस्टेसिस का है या नहीं। इसके अंदर यस सर। आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा गया। ये फर्स्ट ईयर की एक कॉम्पोजिशन ऑफ सेल थी वो बताई गई। इसमें ऑस्मो रेगुलेशन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल की हैं उनकी प्रॉब्लम्स बताई गई। इस तरीके से एक्सक्रीशन इन एनिमल बताया गया। एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं। एक है अमोनिया, और जो सेकंड है वो है यूरिया, और जो तीसरा है वही है यूरिक एसिड। इन तीनों के फॉर्मूले, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी शेप, इनके स्ट्रक्चर्स, की सॉल्युबिलिटी, इनकी फॉर्मेशन। कि यूरिक एसिड जब एडेनिन और गुआनिन बेसिस जो होते हैं, जो प्यूरिन बेसिस या प्यूराइन बाइसिस कहलाती हैं, वो जब ब्रेक होती हैं तब यूरिक एसिड बनता है। और इसी तरीके से ट्राई मिथाइल अमाइन बनता है, ट्राई मिथाइल अमाइन। तो जैसे कहते हैं कि फूड में जो गोश्त होता है उसमें एक प्रोडक्ट है कोलिन, जो आमतौर पे मीट में या दूसरे एग्स वगैरह में होता है। और ज़ैंथीन एक प्रोडक्ट होती है, ये आमतौर पे प्यूरिन की डिग्रेडेशन से बनती है। हाइपोजेंथीन बनता है, ज़ैंथीन बनता है। इन सब के नाम हमारी बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन ये क्यों हैं ये नहीं लिखा हुआ। एक्सक्रीशन जो इन्वर्टिब्रेट एनिमल की हैं, वो तो सर हमने 4 एनिमल हाइड्रा और बता पढ़ा कि उसमें अमोनिया होता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। और हमने ये पढ़ा कि उसके लिए कोई स्पेशल जो है वो एक्सक्रीटिव ऑर्गन नहीं है। और यहाँ पे हमने प्लेनेरिया, फ्लेम सेल्स, एर्थवर्म के नेफीडिया और कॉकरोच के मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स पढ़े। ये हमने हाइड्रा को पढ़ा कि ये हाइड्रा है जो पानी में नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हमने हाइड्रा में एक्सक्रीशन पढ़ी कि निडेरियंस में किस तरह से होती है। फिर हमने ये प्लेनेरिया पढ़ा, ये प्लेनेरिया ओरिजिनल शक्ल उसकी। फिर प्लेनेरिया की एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स के ज़रिए। इस तरीके से हमने फ्लेम फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, ट्यूब्यूल्स के मुतालिक पढ़ा, एक्सक्रीटिव पोर्स के मुतालिक पढ़ा, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के मुतालिक पढ़ा। ये वो डायग्राम है जो हमारी बुक में बनी हुई थी। इसके बाद हमने जो है वो अर्थवॉर्म के नेफ्रीडिया के मुतालिक पढ़ा कि यूरिक एसिड उसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है। ये अर्थवॉर्म को देखा गया। ये वो डायग्राम है जो हमारी बुक में है। ये मैटर नेफ्रीडिया है, और इस तरीके से ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं अर्थवॉर्म के, और ये पेयर होता है हर सेगमेंट में। और इस तरीके से देखें ये दो दो होते हैं हर अर्थवॉर्म के सेगमेंट में। इस तरीके से फिर ये वो वाली बुक की हमारी डायग्राम है जो ब्लैक एंड वाइट है। अगर हम दूसरे बुक्स में देखें तो कलर्ड मिलती है। फिर हमने कॉकरोच के मुतालिक पढ़ा, उसकी एक्सक्रीशन, मेलप्रेजेंट ट्यूब्यूल्स। ये जो प्रैक्टिकल बच्चे रेगुलर अटेंड करेंगे, सारे आपको पता है कि कभी भी रेगुलर अटेंड नहीं करते 100% बच्चे। तो जैसे हम जब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है इसकी हम स्लाइड, एक्सक्रीटिव जो ऑर्गन्स हैं इसके मेलप्रेजेंट ट्यूब्यूल्स उसकी स्लाइड बनेंगे। इसी तरीके से जब अर्थवर्म पढ़ेंगे तो इसमें जो सेप्टल लेफीडिया उसकी स्लाइड बनाई जाएगी। और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं स्पर्मेटिका, उसकी स्लाइड बनाई जाएगी। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमने इसके बाद में देखे हनी बी है, ये भी एक इंसेक्ट है। तमाम इंसेक्ट में मेलपिजन ट्यूब्यूल ये होती हैं और इस तरीके से एक ही तरह से फंक्शन करती हैं। ये कॉकरोच की एक्सक्रीटिव सिस्टम और डाइजेस्ट सिस्टम की वो डायग्राम है जो हमारी बुक में बनी हुई है। इसके अलावा फिर हमने ह्यूमन के मुतालिक पढ़ा, और पढ़ा कि लिवर का रोल भी होता है एक्सक्रीशन में। और इसी तरीके से लिवर हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है। हमने ऑर्गन और ग्लैंड में फ़र्क भी पढ़ा। ये जो लार्जेस्ट है इसका फंक्शन क्या है, हमने इसके 9 फंक्शन पढ़े थे। इसमें से एक फंक्शन ग्लाइकोजेनेलिसिस होता है, यानी वो ग्लाइकोजन बनाता है। और इस तरीके से ग्लाइकोजेनेसिस होता है, यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनेलिसिस होता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक किया जाता है। ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमने बाइल की प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा कि आरबीसी ब्रेक होते हैं तो बाइल बनता है। और इस तरीके से ये बाइल की पूरी प्रोडक्शन जो है वो हीमोग्लोबिन और बोन्स में, और बाइल की फॉर्मेशन ये भी हमने पढ़ी थी। फिर हीम का हमने कैटाबॉलिज्म पढ़ा था कि हीम कैसे ब्रेक होता है, किस तरह लिवर तक पहुंचता है, कैसे किडनी तक बिलिरुबिन जो है वो पहुंचता है, एक्सक्रीट होता है, डिटॉक्सिफाई किस तरह से करता है लिवर, उसके लिए कौन सा एंजाइम होता है। और इसी तरीके से इसमें जो यूरिया का साइकिल है इसको ऑर्निथाइन साइकिल भी कहते हैं, ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है ये एक डायग्राम है जो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे बॉटनी में भी। इसलिए कि उसमें भी यही है, ऑर्निथीन, सिट्रोलिन, आर्जिनिन।
और ये एक्सक्यूटी सिस्टम की डायग्राम। फिर हमारे किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा, किडनी की पोजीशन देखी कि किडनी की पोजीशन क्या होती है, राइट और लेफ्ट किडनी के स्टोन्स के मुतालिक कि स्टोन कहाँ होते हैं, राइट और लेफ्ट की जो पोजीशन है या लेवल है उसमें क्या फ़र्क होता है। इसके अंदर मेल्पिजेंट ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है कि इसमें यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारे पेल्विक गर्डल के साथ होता है। इसके अलावा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यानी टीएस ऑफ किडनी वो हमने देखा, बोमेन कैप्सूल, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और इस तरीके से नेफ्रॉन के मुख्तलिफ फंक्शन। इसमें जो दरअसल कहते हैं कि वो हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे कि उसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो दरअसल एक स्पेशल फंक्शन है जिसे हम कहते हैं रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी या रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। इसमें हमने पहले किडनी की एनेटमी पढ़ी, फिर इसका यूरिनरी सिस्टम पढ़ा यानी यूरिनरी ब्लैडर के साथ इसका कॉन्टैक्ट, और इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर पढ़ा नेफ्रॉन का, उसकी ब्लड सप्लाई को पढ़ा, इसके अंदर कौन-कौन से ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, ब्लड सप्लाई। और इसी तरीके से फिर हमने ये पढ़ा कि रेगुलेटरी फंक्शन में फ़िल्ट्रेशन जो है वो बोवेन कैप्सूल में होती है। उसका जो सेकंड पार्ट है सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन, वो 3 पार्ट में होती है, और वो दरअसल होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूशन, इस तरीके से लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूशन। इसके बाद इसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। ये देखें ये जो इसी तरीके से ट्यूबुलर सिक्रीशन के दौरान एसिड एसिड बेस बैलेंस क्रिएट किया जाता है, पॉइजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है, और इसका जो फाइनल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। इस तरीके से कौन से प्रोडक्ट कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर कहाँ होता है, सॉल्ट कहाँ पर होते हैं, सिक्रीशन कहाँ पर होता है, एसिड बेस बैलेंस कैसे और कहाँ पे मेंटेन किया जाता है। ये हमने पढ़ा था। जो दो दो काउंटर करंट हैं, एक को हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लाई, दूसरे को हम कहते हैं काउंटर करंट वाजा रेक्टा। इस तरीके से यूरिन में कभी वो आइसोटोनिक होता है, कभी वो हाइपरटोनिक हो जाता है, कभी वो हाइपोटोनिक हो जाता है, फिर हाइपरटोनिक हो जाता है। ये टोनिसिटी उसकी चेंज होती रहती है। इस तरीके से ये हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है वो अपोज़िट डायरेक्शन में वाटर का फ़िल्ट्रेट का और ब्लड का फ्लो होता है। और इसी तरीके से 90% वाटर जो है वो दरअसल रीएब्सॉर्ब हो जाता है। इसके बाद हमने कंपोज़िशन पढ़ी कि यूरिन की कंपोज़िशन क्या है। इसके बाद हमने थर्मो रेगुलेशन पढ़ा एनिमल में, इसमें हेयर इरेक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है शिवरिंग मेथड होता है, हॉर्मोन्स जो हैं कुछ इफ़ेक्ट करते हैं, फिज़ियोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो भी मेंटेन की जाती हैं। अब दरअसल हम पढ़ते हैं किडनी के प्रॉब्लम्स, कि किडनी के जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी। इसे रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। मैथ्स का एक टॉपिक है, उसको कैलकुलस कहते हैं। तो दरअसल कहते हैं कि वहाँ पर भी पत्थर से कोई ताल्लुक है। तो पत्थरों से ये ताल्लुक है कि मैथ्स का वो जो सारा कुछ सिस्टम है, पहले उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे गिनने के लिए। इस वजह से अब उस पोर्शन को हम कैलकुलस कहते हैं। रीनल या किडनी कैल्कुली दरअसल किडनी में होने वाले स्टोन्स हैं। अगर हम कंपोज़िशन देखें, ये दरअसल कहते हैं कि अगर हम वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल को इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल, जैसे यहाँ पे देखें कैरट है, बीन्स हैं, यहाँ पे कॉलीफ्लावर्स है, इस तरीके से स्पिनच है, और यहाँ पर लेट्स है। ये ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं, इनकी वजह से किडनी के स्टोन्स होते हैं। और किडनी का स्टोन कभी-कभी एक और कुछ लोगों में इतने ज़्यादा स्टोन भी होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने छोटे-छोटे से किडनी में स्टोन भरे पड़े हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे साइज़ के इतने किडनी के स्टोन्स होते हैं, लेकिन वो बड़े साइज़ के भी होते हैं। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ यूरेटर में भी होते हैं, कभी-कभी वो ये यूरेटर में आकर फँस जाते हैं, कभी वो यूरिनरी ब्लैडर में आकर फँस जाते हैं, कभी तो वो किडनी तक ही महदूद रहते हैं, कभी वो पेल्विस में होते हैं। तो ये दरअसल कहते हैं डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट टाइप के स्टोन्स होते हैं। सही है या नहीं? तो यहाँ पर क्या है, ये लिखा हुआ है कि दरअसल ये बने हुए किस चीज़ के होते हैं? अगर हम पढ़ना चाहें
कि भाई ये इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसलिए कि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ये कॉम्पोजिशन इनकी क्या होती है। किसकी कॉम्पोजिशन? किडनी के स्टोन की कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंडीशन है कि स्टोनी मटेरियल जो है वो किडनी में या यूरिनरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट कॉज करता है, और बाज़ औक़ात वो रुकावट के तौर पे इन्फेक्शन भी कॉज करता है, यानी उसकी प्रेजेंस की वजह से ज़ख्म भी हो जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि 70% जो किडनी के स्टोन्स हैं वो किस चीज़ के होते हैं, या तो वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं या वो कैल्शियम फॉस्फेट्स के होते हैं। ये अबाउट 20% जो हैं वो दरअसल कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट्स होते हैं, 70% कैल्शियम के ऑक्जेलेट्स होते हैं, और 5% जो हैं वो यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं। जो यूरिक एसिड होता है वो भी स्टोन की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और उसकी वजह ये होती है कि अगर हम पानी कम पिएँ तो ये जो एक्सक्रीटरी मैटर है जिसको फ्लश हो जाना चाहिए, इस तरीके से जैसे हमारे जो डब्ल्यूसी होते हैं वो दरअसल अगर हम पानी डालें तो फ्लश हो जाते हैं, सारा कुछ चला जाता है। इसी तरीके से यूरिक एसिड जो है अगर हम पानी प्रॉपर पिएँ, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि हमें 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, 8 ग्लासेस पर डे। और ये जो 8 ग्लासेस हैं वो छोटे वाले ग्लास नहीं हैं, वो दरअसल 250 ml का एक ग्लास होना चाहिए, यानी बड़े ग्लास जो बड़े लस्सी के ग्लास होते हैं ना, उतने 8 ग्लास, यानी 2 लीटर। और इसी वजह से इसका रीज़न 2 लीटर है। कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये 2 लीटर ही क्यों कहा जाता है? उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जो यूरिन पर डे फॉर्म होता है वो 2 लीटर होता है। 2 लीटर एवरेज है, बाकी वैसे इनटेक ऑफ वाटर भी होता है कि हमने अगर पानी ज़्यादा पिएँगे तो ज़्यादा होगा, कम पिएँगे तो कम होगा। तो यहाँ पे दरअसल कहते हैं ये ऑक्ज़लेट्स क्या होते हैं? कहते हैं द मेन कॉजेज़ जो स्टोन्स हैं, वो दरअसल हाइपर कैल्सीमिया है। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब होता है कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है हमारे ब्लड में, इसी कंडीशन को या फिर कहते हैं हाइपर ऑक्ज़िलूरिया। ऑक्ज़िलूरिया यानी ऑक्ज़लेट ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी किसी वर्ड के साथ यूरिया का वर्ड आता है, तो दरअसल उसका ताल्लुक हमेशा यूरिन से होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बॉटनी में चैप्टर 6 में एल कैप्टेन्यूरिया पढ़ा है, या इस तरीके से पीकेयू जिसे कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। जब भी यूरिया का लफ्ज आता है तो उसका ताल्लुक यूरिन से होता है। तो दरअसल कहते हैं कि अगर ऑक्सलेट यूरिन में ज़्यादा हो जाएं तो फिर हम कहते हैं हाइपर ऑक्सिलेरिया, और अगर हम कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं हाइपर कैल्शीमिया। असल में ये कैल्शियम जो होते हैं ना यही इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं, और यही दरअसल स्टोन बाद में इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ऑक्सिलेट्स क्या होते हैं? ऑक्सिलेट जो हैं वो दरअसल सॉल्ट्स होते हैं जो दरअसल हम वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें मौजूद होते हैं। जैसे टोमेटो है, जैसे स्पिनच, टोमेटो यानी टमाटर, स्पिनच यानी पालक, लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल का मतलब होता है वो जिसमें पत्ते होते हैं। अगर हम उन्हें डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी कम पिएँ, इसके लिए ये नहीं है कि क्या हमें सैलेड नहीं खाना चाहिए, नहीं खाने चाहिए। क्या हमें स्पिनच वगैरह या लीफी वेजिटेबल नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए। लेकिन पानी भी पीना चाहिए, ताकि स्टोन जो है वो तो हर एक में बनते हैं, लेकिन स्टोन हर एक में स्टे नहीं करते, रुकते नहीं हैं, और रुकते उस वक़्त हैं जब पानी की कमी होती है। तो इसकी जब फ़ॉर्मेशन हो जाती है स्टोन की आहिस्ता-आहिस्ता, तो दरअसल कहते हैं कि इस लेवल एसिड का बढ़ जाता है तब भी, जैसे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए तब भी। और कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी सबसे, आपको पता है कैल्शियम के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम होती है, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड हो या कैल्शियम के और कोई सॉल्ट्स हों या कैल्शियम क्लोराइड हो। यहाँ पे दरअसल कहते हैं कि ये आहिस्ता-आहिस्ता प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और स्टोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर स्टोन हो जाएँ तो फिर क्या किया जाए? तो फिर दरअसल इसका ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट है या तो उसे सर्जरी से रिमूव किया जाता है या फिर लिथोट्रिप्सी की जाती है। लिथोट्रिप्सी का मतलब होता है, लिथो स्टोन को कहते हैं और ट्रिप ब्रेक करने को कहते हैं। जैसे आपको पता हो कि कभी-कभी लाइट चली जाती है तो कहते हैं कि जी शायद कट आउट जो है स्ट्रिप हो गया। ट्रिप का मतलब होता है ब्रेक, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्जरी का ताल्लुक उससे होता है स्टोन के साइज से। अगर बड़े-बड़े पत्थर हैं, तो वो तो दरअसल लिथोट्रिप्सी से नहीं निकाले जा सकते। उनको सर्जरी से ही रिमूव करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाई थी कि यहाँ पर देखें ये इतना बड़ा स्टोन है,
इतना बड़ा, तो ये कितने छोटे पीसेस में टूटेगा। अगर जैसे कहते हैं इस साइज के स्टोन हो, यानी छोटे छोटे साइज के, इस साइज के हों, देखिए ये फिंगर पे रखे हुए हैं, फिंगर पे अंगूठे पे रखे हुए हैं, अगर ये छोटे छोटे से साइज के हों तो फिर तो ये आसानी से टूट कर निकल सकते हैं। लेकिन अगर साइज बहुत बड़ा बड़ा हो तो जब इसको तोड़ा जाएगा तो इसके पीस भी बड़े-बड़े ही बनेंगे, और इसी तरीके से बजाय कि वो कोई रिमूव होने के, वो कहीं और जाके फँस जाएँगे। अभी देखिए ये जो है किडनी के अंदर है स्टोन, किडनी के अंदर। तो ये दरअसल लीफी वेजिटेबल अगर खाई जाएँ तो ऑक्सलेट सॉल्ट्स होते हैं, ये नॉर्मली हर डाइट में मौजूद होते हैं। चाहे हम टमाटर खाएँ, चाहे हम मटर खाएँ, चाहे हम गाजरें खाएँ, चाहे हम कुकम्बर यानी खीरा खाएँ, चाहे हम कॉलीफ्लावर यानी हम कैबेज खाएँ, या इसी तरीके से लेट्स यानी सलाद के पत्ते खाएँ, हर सूरत में ये होते ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये नहीं खाना, हमें ये खाना है। इसी तरीके से इसमें ये एक फ्रूट भी रखा हुआ है जिसका नाम काजू, ये कैश्यू नट है, और ये पीस वो ये सॉरी ग्राम हैं जिनको हम चने कहते हैं। इन सब में ऑक्सलेट्स मौजूद होते हैं। तो इसका नतीजा ये नहीं है कि हमें ये नहीं खाने चाहिए, नहीं ये हमें खाने चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ प्रॉपर पानी भी पीना चाहिए ताकि क्या हो, ताकि ये रिमूव हो जाए, रुके ना। तो इस तरीके से कहते हैं कि अगर किसी का एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो 90% लोगों में स्टोन पाए जाते हैं। स्टोन होना प्रॉब्लम नहीं करता। स्टोन जो है अगर वो अपनी जगह से शिफ्ट करे, एक्चुअली देखें अगर कोई स्टोन जो है वो अपनी जगह पर है, जैसे यहाँ पर है, अगर ये पूरी लाइफ यहाँ पर है तो शायद कुछ भी ना हो। लेकिन दरअसल जब ये यहाँ से मूव करता है, जैसे ये वाला स्टोन है, यहाँ से मूव करेगा, यहाँ जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। इस तरीके से अगर ये यूरेटर में आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, पेल्विस में आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। तो यहाँ पे जैसे ये डायग्राम में दिखाए हैं, ये देखिए ये इन्होंने इस ट्यूब को बंद कर दिया, ये देखें इस ट्यूब को बंद कर दिया, या इस ट्यूब को बंद कर दिया। अगर ये रहें, यहाँ पर रहें छोटे-छोटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं जब एक्स-रे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड किसी दूसरे चक्कर में करवाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ओह! उनके तो स्टोन है। कहते हैं भई मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दरअसल कहते हैं जब ये स्टोन होता है तो फिर कमर में दर्द होता है, ये गुर्दे का दर्द होता है, इसको हम किडनी पेन कहते हैं, ये हमें कमर में ही महसूस होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किडनी पेन है या कमर का दर्द है? कमर के दर्द को हम बैक एक कहते हैं, बैक एक, और किडनी पेन को हम किडनी का पेन कहते हैं। जब हम पोजीशन देखते हैं, तो अगर आपको याद हो तो मैंने किडनी की आपको पोजीशन दिखाई थी कि जो हमारी किडनी है उसकी एक्चुअली पोजीशन क्या है, यानी वो किडनी कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो दरअसल किडनी जो होती हैं वो कमर के साथ ही होती हैं, इस वजह से दर्द जो है वो कमर में होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कमर का दर्द हो रहा है या किडनी पेन हो रहा है? ये देखिए किडनीज ये लगी हुई हैं। दर्द कहाँ पर होगा? कमर में होगा। अगर ये दर्द किडनी में एक कांस्टेंट एक ही जगह पर हो, इसका मतलब है कि ये बैकएक है, यानी कमर का दर्द है। और अगर ये मूव कर रहा हो तो इसका मतलब है ये किडनी पेन है। देखिए दिस इज द पोजीशन ऑफ किडनी। राइट और लेफ्ट किडनी की पोजीशन में थोड़ा सा फर्क होता है। ये देखिए यहाँ पे इसको कमर पे लगाकर दिखाया गया है कि ये दरमियान में वर्टिब्रल कॉलम है, इस साइड पे एक किडनी और इस साइड पे दूसरी किडनी होगी। तो दिस इज द पोजीशन। अगर हमें दर्द सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में हो रहा हो तो इसका मतलब है ये बैक एक यानी कमर का दर्द है। लेकिन कभी ये फ्रंट साइड पे जाए, कभी ये बैक साइड पे जाए, जिसको मूविंग पेन कहते हैं। कभी ऐसे लग रहा हो कि यहाँ दर्द हो रहा है, कभी लग रहा हो यहाँ दर्द हो रहा है, कभी लग रहा हो यहाँ दर्द हो रहा है, तो फिर ये किडनी पेन है। तो ये निशानी होती है हाउ टू आइडेंटिफाई कि वेदर दिस किडनी पेन और बैक एक यानी कमर का दर्द है या के किडनी का दर्द। राइट। अब इसका इलाज क्या है? अल्ट्रासोनिक रेज से इनको ब्रेक कर दिया जाता है, और इस तरीके को हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथो यानी स्टोन, और ट्रिप्सी यानी ब्रेक करना, स्टोन को ब्रेक करना। ये दरअसल जो स्टोन को ब्रेक करने का फिनोमेना है, ये इजाद किया था एक गुलकार ने जिसका नाम तानसेन है। क्या आपने कभी तानसेन का नाम सुना है? नो सर। नो सर। नहीं सुना। ये गुलकार है बहुत मशहूर, और ये अभी नहीं,
ये अकबर बादशाह के ज़माने में था। अकबर बादशाह के 9 वज़ीर बहुत मशहूर हैं, जिसको कहते हैं 9 रतन। अकबर के 9 रतन, उन 9 रतनों में से एक ये भी था। कहते हैं कि उसके बाद ये कैरेक्टर्स था कि वो गाना गाकर बारिश बरसा दिया करता था, वो गाना गाकर आग लगा दिया करता था, वो गाना गा के शीशे तोड़ दिया करता था। और दरअसल शीशे तोड़ने का काम जो है वो तो दरअसल हमारे यहाँ के एक गुलकार हैं जिनका नाम मेहदी हसन है, उन्होंने भी किया है। तो दरअसल होता क्या है, होता ये है इसके अंदर जो फिनोमेना इस्तेमाल होता है वो रेजोनेंस का फिनोमेना है जो हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फिनोमेना? रेजोनेंस। अगर किसी बच्चे को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। कभी आपने सुना होगा कि फौज जब किसी भी पुल से या ब्रिज से गुजर रही होती है तो वो मार्च पास करते हुए नहीं जाते, यानी उनको स्टेप ब्रेक करने के लिए कहा जाता है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन तो आपको पता ही होगा। अगर आपको पता है तो मुझे बता दें। किसी को पता है? खामोशी का मतलब है किसी को नहीं पता। फुरकान तो वैसे सुना है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं, शायद उन्हें पता हो। इसलिए कहा जाता है कि दरअसल सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी से मूव कर हाँ रहे जी। होते हैं। अगर दरअसल कहते हैं कि जो स्टेप की फ्रीक्वेंसी है, स्टेप की वाइब्रेशन, इस तरीके से मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बराबर हो जाए तो इसको रेजोनेंस कहते हैं, और इसके नतीजे में पुल टूट सकता है। और यही चीज़ आपको पता होगी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं कि रोज़े क़यामत सोर फूका जाएगा। रोज़े क़यामत क्या फूका जाएगा? सोर। स्वाद वाव रे। लोग पढ़ते तो इसको सूर हैं, लेकिन सूर जो होता है वो सीन से होना चाहिए, सीन वाव रे सूर। तो ये दरअसल सौर है, सूर नहीं है। सूर नहीं है, सौ। क्या चीज़ है? ये एक सीपी का नाम है, सीपी। सीपी कहते हैं कि अफ्रीका में जो मुख्तलिफ कबीले होते हैं उनके पास ऐसी एक सीपी होती है जिसको वो बजाते हैं, यानी इसे फूंक मारते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, और ये आवाज़ जो होती है वो हर कबीले की अलग अलग होती है। ये दरअसल एक स्नेल का शेल है, और सूर जो है वो भी स्नेल का एक शेल है जो जिसे फूंक मारेंगे कौन? एक फरिश्ता जिनका नाम है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इजराइल। इज़राइल जो हैं वो जान को इसराफील। कब्ज़ करते हैं, इसराफील जो हैं वो सूर फूकेंगे। कहते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़मीन के मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। जब दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो वो चीज़ टूट जाती है। वो चीज़ क्या करती है? टूट जाती है। परख्चे उड़ जाते हैं, रेजा रेजा हो जाती हैं। सही या नहीं? रोज़े क़यामत भी यस ऐसे ही सर। होगा। रोज़े क़यामत भी ऐसा ही होगा कि जो ज़मीन के मॉलिक्यूल हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है कि वो किस तरह से मूव करते हैं। दो चीज़ों की फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो उसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, और उससे क्या होता है? उससे ब्रेक हो जाता है, चीज़ टूट जाती है। तो दरअसल कहते हैं ये तानसेन को पता था कि जो बादल के मॉलिक्यूल हैं, वैसे ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट, से पता था कि जो बादल यानी क्लाउड के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वाइब्रेशन को कैसे फास्ट किया जा सकता है। तो आपको शायद पता हो कि उसकी आवाज़ इतनी थी कि दरअसल अगर वो कराची का जो बॉर्डर है हैदराबाद का, वहाँ से वो सिर्फ करे तो पूरे हैदराबाद के उस कॉर्नर तक उसकी आवाज़ जाती थी। इतनी तो उसकी आवाज़ थी। इसी तरीके से कहते हैं कि इंग्लैंड में आज भी एक खातून है जिनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है वो सिर्फ कहती हैं और चीज़ें गिरने लगती है धर 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 धर।
और जलजला आ जाता है। इसी तरीके से उसने एक चैलेंज दिया था कि मेरी आवाज, जो इंग्लैंड में सबसे बड़ी घड़ी जिसकी आवाज बहुत दूर दूर तक सुनी जाती है, उसको बिग बैंग कहते हैं। एक बिग बैंग थ्योरी भी है और उसका नाम है बिग बैंग। देखिए दरअसल उसकी आवाज होती है टन। तो उसने कहा था, चैलेंज दिया था कि मेरी आवाज इसकी आवाज से ज्यादा है। और इसी तरीके से यूट्यूब पे अगर आप देखें तो उसकी वीडियो है, उसने बाकायदा चैलेंज किया, उसने सिर्फ ओ किया और बिग बैंग की आवाज ही नहीं आई, इतनी जोर से। और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो आपको पता है जो स्पीकर होता है इसके पर्दे फट गए, लेकिन इसकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। इतनी ज्यादा शार्प फ्रीक्वेंसी की इसकी आवाज थी, बल्कि वो तो अभी भी है। ठीक है या नहीं? तो बात ये हो रही सर ये थी, किस तरह होता है? इस तरह होता है। 10 मिनट के बाद हमारा टाइम खत्म हो मतलब जाएगा। उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी। 10 मिनट के बाद हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, तो हम इसको रिकनेक्ट करेंगे। क्या कह रहे हैं? ठीक है सर, ठीक क्या है कह कह रहे रहा हैं? हूँ। नहीं, अभी आप क्या कह रहे थे कि क्या किस तरह होता है? सर मैं कह रहा था ना कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो औरत का आवाज इतना हाई फ्रिक्वेंसी है, ये किस तरह मतलब वो होता है? हर इंसान में तो ऐसा नहीं है। हर इंसान ऐसा नहीं है। जिस तरीके से कहते हैं कि हमारे एक फिजिक्स के टीचर हैं, वो अब रिटायर हो चुके हैं। कहते हैं कि जब वो क्लास में लेक्चर देते थे तो उनकी आवाज इतनी होती थी कि आप बंस रोड पे खड़े हो ना, तो वहां तक आपको आवाज जाएगी। न सिर्फ ये कि वो फिजिक्स के थे, एक केमिस्ट्री के टीचर भी थे, उनका नाम था नूर अली तुर्कमान। उनकी भी आवाज ऐसी थी। उनकी आवाज जब वो लेक्चर लेते थे तो पड़ोस के जितने रूम्स है ना, कोई वहां पे क्लास नहीं ले सकता था, इसलिए कि उन बच्चे उनकी आवाज सुन रहे होते थे। जो टीचर क्लास में मौजूद होता था उसकी तो आवाज ही नहीं आती थी। इस तरीके से बहुत से लोग जो होते हैं, सही वो सर। बहुत ज्यादा उनकी हाई पिच आवाज होती है, बड़ी। सही है या नहीं? हर एक की नहीं होती, लेकिन होती भी है। ठीक या नहीं? यस सर। इसमें किया क्या जाता है लिथोट्रिप्सी में? यस सर। दरअसल कहते हैं कि अगर हमने स्टोन को ब्रेक करना है तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। इन अल्ट्रासोनिक वो होते हैं जो हमें सुनाई नहीं देती, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। एक होता है सुपरसोनिक, जिनकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है या नहीं? और एक अल्ट्रा, यस इसकी सर। फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। एक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, एक की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होती है, ये तो सारा कुछ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उम्मीद है। याद नहीं होगा ये तो श्योर है, लेकिन पढ़ा ज़रूर होगा आपने। तो ये जो वेव्स होती हैं, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी हमें वैसे नहीं पता कि ये जो पत्थर है ये किस फ्रीक्वेंसी से टूटेगा, ये पत्थर जो है ये किस फ्रीक्वेंसी से टूटेगा। तो हमारे पास एक मशीन होती है, उसमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी होती हैं जो जीरो से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ते आहिस्ते उसका मीटर हम इंक्रीज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। जब मैच हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी? स्टोन की फ्रीक्वेंसी। शायद आपको पता हो, चाहे कोई सॉलिड हो, चाहे कोई चीज लिक्विड हो, चाहे कोई चीज गैस हो, उसके मॉलिक्यूल हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। क्या ये बात सही है या गलत? क्या ये बात सही है या गलत? अब देखिए, ये मेरे पास बुक है। सही है क्या सर। क्या इस बुक के मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं? नहीं। नहीं कर रहे। ये देखिए मेरे पास माउस है ये, क्या इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं? नहीं सर। आपने फिजिक्स ही नहीं पढ़ी है। इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं। दे आर इन वाइब्रेटरी मोशन। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसके मॉलिक्यूल हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। सही या नहीं? सही। अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं, यस सर। तो हमें पता क्यों नहीं चल रहा? क्या मुझे बताएं कि अर्थ पे जिस पे हम अभी मौजूद हैं, क्या वो मूव कर रही है या नहीं? फिजिक्स के मुताबिक, अभी शायद आप चेयर पे, जैसे मैं चेयर पे बैठा हूं,
लेकिन आपको पता है मैं चेयर पे बैठा नहीं हूँ, मैं तो घूम रहा हूँ गोल 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 जमीन के साथ 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 साथ। स्लो या फास्ट? स्लो या फास्ट? स्लो या फास्ट? फास्ट। फास्ट जी, बहुत ही फास्ट। इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा। जैसे देखें गर्मी में जो फैन होता है, फैन उसके जो विंग्स होते हैं, अगर पंखा चल रहा हो तो नज़र नहीं आते, जब पंखा बंद हो तो नज़र आते हैं। और इस तरीके से जो उसकी भी स्पीड है अगर डबल कर दी जाए तो विंग भी गायब हो जाते हैं। जब जो चीज़ बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती है तो वी कैन नॉट सी। यही वजह है कि जो दो फरिश्ते यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुनकिर और नकीर, नहीं इनके दूसरे कोई नाम है शायद, मुनकिर नकीर तो वो जो कब्र में आएंगे। तो यहाँ पे जो दो फरिश्ते बैठे करामात हैं, कातिबीन। जी, किरामल कातिबीन, यस यस यस। करामात कातिबीन। तो ये जो बैठे हुए हैं, क्या ये हमें नजर आते हैं? ये बैठे हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? इसलिए कि इतनी तेजी से मूव करते हैं ये। इतनी तेजी से मतलब होता है कि 1 सेकंड में दुनिया के 7 चक्कर पूरे करा देते हैं, इतनी तेजी से। तो कोई चीज इतनी तेजी से घूम रही हो तो हमें कहाँ से नजर आएगी? इसीलिए हमें अल्लाह भी नजर नहीं आता और फरिश्ते भी नजर नहीं आते। ये अल्लाह ने पहले बताया था, लेकिन साइंस ने बाद में मालूम किया कि ये चीज नजर क्यों नहीं आ रही। ठीक है या नहीं? तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये भी इतनी तेजी से वाइब्रेट हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा। इसलिए कि हमें पता सिर्फ उन चीज़ों का चलता है जो 1/16 तक रहे। 1/16 आपको पता है जो मोशन पिक्चर है, कभी आपने देखी है? इसकी रील क्या होती है? ये रुकी हुई तस्वीरें होती हैं नेगेटिव की शक्ल में। बस इनको तेजी से चलाते हैं तो चलने लगती हैं। कार्टून भी ऐसी ही होती हैं, स्टिल तस्वीरें होती हैं, स्टिल। क्या होती हैं? स्टिल। लेकिन उसको इतनी तेजी से घुमाया जाता है कि वो हमें चलती हुई नजर आती है। और ज्यादा स्पीड डबल कर दें तो हमें ये भी नजर नहीं आएंगी। कहने का मतलब ये था कि मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन हमें पता चल जाए कि कितनी वाइब्रेशन से मूव कर रहा है, तो वो चीज़ टूट सकती है। चाहे वो शीशा हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे आसमान हो। आसमान के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, बारिश होती है। आपको पता है तानसेन गाना गाकर पानी में आग लगा दिया करता था। इसलिए कि उसे पता था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कब तेजी से मूव करेंगे। तो उसकी आवाज़ ऐसी करके वो बोलता था कि चेंज करता था लय को। इस वजह से एक ही जैसे कहते हैं ऐसे नहीं करता था वो चेंज करता था उसको। और इस तरीके से आपको पता है हारमोनियम बगैर हाथ लगाए, बगैर टच किए वो अपनी आवाज़ से बजाया करता था। और इसी तरीके से ढोल है अपनी आवाज़ से। इस तरीके से पता था कि ढोल की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसे पता था कि हारमोनियम की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसे ये पता था कि गिटार की फ्रीक्वेंसी क्या है। और इस तरीके से किस चीज़ को मुझे बजाना है और वो किस फ्रीक्वेंसी से चलेगी। इसी तरीके से वो अपनी आवाज़ में वो उतार-चढ़ाव, कभी ऊँची आवाज़, कभी हल्की आवाज़, इस तरह से वो चेंज करता था। इससे वो म्यूज़िक बजा करता था। यानी जब म्यूज़िक थे बगैर हाथ लगाए, विदाउट टचिंग। ये कोई जादू नहीं है, ये तो बाकायदा एक साइंस है। ठीक है? इस तरीके से आपको शायद पता हो कि आजकल अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो एक बाजा बजाया जाता है, उसके पेट का दर्द सही हो जाता है। इस तरीके से आवाज़ से जो है ये बहुत सारे काम लिए जाते हैं। शायद आपको पता हो कि जो हम ये सूरतें-वूरतें पढ़ते हैं, किसी के ऊपर फूँकते हैं तो इससे क्या होता क्या है? यही तो हो रहा होता है, मॉलिक्यूल की सेटिंग। और शायद आपको पता हो कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अज़ान क्यों दी जाती है? क्या उसने उठ के नमाज़ पढ़नी होती है? 7 से सवाल ये पूछते हैं। मेबी ही नोज़ द आंसर। ये 7 आपको पता है? सर कान में क्वेश्चन। अज़ान क्यों दी जाती है? कान में अज़ान क्यों दी जाती है? क्या बच्चे ने उठकर नमाज़ पढ़नी होती है? सर जो मैंने सुना है उसके मुताबिक तो बच्चे को पता चल जाता है कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ। ये तो जो मैंने हमारा सुना। एक मज़हबी ख़्याल है ना। यस सर। साइंस का मुझे कोई साइंस ये ऐसा। बताती है कि हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बॉडी के, उनको अरेंज करना होता है। जो अज़ान की आवाज़ होती है, उसकी जो लय होती है ना, इसलिए कहते हैं कि खूबसूरत आवाज़ होनी चाहिए कि बॉडी में कोई वो शेक प्रोड्यूस करे। आपने दरअसल कहते हैं कि कभी वो म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखा नहीं होगा जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े होना आपने सुना है?
जिसको कहते हैं गूज बम्प आ जाते हैं, गूज बम्प। तो ये कैसे होता है? ऐसे ही होता है। खैर फिलहाल हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, जिससे कि हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है। तो जैसे कहते हैं इसमें एक अल्ट्रासोनिक प्रॉब होती है। प्रॉब एक कॉनिकल डिवाइस है। प्रॉब लिखा हुआ है इज अ कॉनिकल डिवाइस। कॉनिकल किसे कहते हैं? जो गोल होता है। कॉनिकल किसे कहते हैं? जो गोल होता है। सही है। किसी ने एतराज ही नहीं किया कि कॉनिकल गोल नहीं होता, कोन शेप होता है। क्या हो गया है? एक कॉनिकल डिवाइस है जिसके साथ एक टेलीस्कोपिक ट्यूब लगी होती है और उसके एंड में एक लेंस लगा होता है। उसके एंड में यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, ये यहाँ पे एक लेंस लगा होता है। लेंस से पोजीशन देखी जाती है ये कॉनिकल डिवाइस। इससे दरअसल इस कॉनिकल डिवाइस को, जिसको प्रोब कहते हैं, इसको बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। पहले देखते हैं कि किडनी में स्टोन कहाँ पर है। जैसे अगर किडनी में स्टोन यहाँ पर है तो ये प्रोब यहाँ तक जाएगा और फिर क्या करेंगे? फिर वाइब्रेशन शुरू करेंगे।